हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रेरी। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा नोटिफिकेशन नंबर 2019 जो कि 7 मार्च को नोटिफिकेशन आई थी और जो ये एप्लीकेबल हुई थी वो 1 अप्रैल 2019 से ही एप्लीकेबल है। इसमें क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर को, एक छोटे स्मॉल बिजनेसमैन को इसमें बेनिफिट दिया गया है। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने कंपोजिशन स्कीम डिस्कस कर रखी है कि कंपोजिशन स्कीम में एक छोटे टैक्स पेयर को अगर वो गुड्स की सप्लाई करता है या थोड़ा बहुत सर्विस की सप्लाई करता है कि 10% ऑफ प्रीवियस ईयर्स की टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर, तो वो कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट कर सकता है। बट वहाँ पे कंडीशंस क्या थी कि वो गुड्स प्रोवाइडर होना चाहिए, लेकिन अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो वो इस स्कीम को आप अवेल नहीं कर सकते। तो उसके लिए इन्होंने एक अल्टरनेट सॉल्यूशन लाया। अब नोटिफिकेशन नंबर 2019 में बताया कि अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो अगर आप चाहें तो ये नोटिफिकेशन के अंतर्गत स्पेशल रेट कंपोजिशन मेथड्स की तरह आप एडॉप्ट कर सकते हैं इसे। इसमें क्या है, इसमें 6% के रेट से आपको जीएसटी पे करनी होती है, जिसमें 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी होती है। अब बात करते हैं कि इस स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहले, अगर आपकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से एक्सीड ना की हो, मीन्स अगर आपकी पिछली फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है वो 50 लाख से कम या 50 लाख तक की है तो आप इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन इन्होंने लगाई कि आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकल चुके हो। इट मीन्स आप कंपोजिशन स्कीम अवेल नहीं कर पा रहे हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ही ये आपको नोटिफिकेशन 1229 में आप ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन। अगर आप सबसे पहले आपको कंपोजिशन स्कीम में ही जाना होगा। अगर कंपोजिशन स्कीम में आप नहीं आ पा रहे हैं तो ही आपको आनी है। तो अगर हम इनडायरेक्टली कहें तो ये जो नोटिफिकेशन थी, खास करके स्पेशली अगर देखा जाए तो एक सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए थी, जो छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। क्योंकि कंपोजिशन स्कीम जो सेक्शन 10 बात करता है वो कहता है कि वो स्कीम उसे ले सकता है जो जिसकी गुड्स की सप्लाई हो या थोड़ी बहुत सर्विस की सप्लाई हो। तो इस केस में इन्होंने यहाँ पे लाया। हाँ, आपका अगर कैटरिंग सर्विसेज है, रेस्टोरेंट कैटरिंग, तो वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 कंपोजिशन स्कीम में कवर होता है, क्योंकि वहां पे उन्होंने एक एग्जम्पशन दी थी। बाकी अगर आपको डिटेल्स देखना है कंपोजिशन स्कीम तो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, वहां आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 2019। जैसा कि आपकी पिछली साल में टर्नओवर जो है 50 लाख से एक्सीड ना की हो। दूसरा कंडीशन क्या है, आप कंपोजिशन स्कीम में अवेल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेने योग्य हैं तो फिर आप इस स्कीम में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो रेट होनी है, रेट जो है जीएसटी की 6% रेट होनी है, जिसमें 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी, सारे आइटम्स पे जो टैक्सेबल आइटम्स हैं। अब बात करते हैं कि और सारे कितने कंडीशंस हैं। इसमें जो कंपोजिशन स्कीम में हुआ करती थी सेम वही सारी चीजें इसमें भी हैं। आपको परचेज अगर आपने कर रखी है या कोई सर्विस ली है, उस पे जो आपने टैक्स पे किया है उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को सप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट आप परचेस चाहें तो कर सकते हैं या इंपोर्ट आप कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और थर्ड कंडीशन, इसमें आप टैक्स इनवाइस जो है नहीं इशू करेंगे, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। कस्टमर से आप जीएसटी के नाम पे 1 रुपए भी कलेक्ट नहीं करेंगे। जो भी 6% आपको सबमिट करना है वो सर्विस अमाउंट पे आप अपने पास से, अपनी पॉकेट से वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेंगे। और इसमें जैसे कि जो रिटर्न्स आपके कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत जाती थी इसी तरीके से CMP 08 के तहत आप पेमेंट करेंगे और एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे, जो अप्रैल में GSTR 4 जाएगी। बाकी हम डिस्कस करते हैं एक एक चीजें इसमें कि नोटिफिकेशन कहता क्या है। सबसे पहले कहता है कि नोटिफिकेशन जो है ये कहता है सप्लाईज आर मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन
whose aggregate turnover in the preceding financial year was 50 lakhs rupees or below, जो कि मैंने बताया आपकी टर्नओवर 50 लाख या उससे कम रही हो पिछले साल। who is not eligible to pay tax under subsection 1 of section 10 of CGST Act। ये जो है CGST एक्ट कंपोजिशन स्कीम की बात करता है सेक्शन 10, मतलब आप कंपोजिशन स्कीम में कोई टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, उसमें आपने बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। थर्ड कहता है हु इज नॉट इंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर सेड एक्ट। ठीक, फिर कहता है फोर्थ हु इज नॉट इंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। आपकी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं होनी चाहिए। मीन्स आप अगर दिल्ली के डीलर हैं तो यूपी में आप माल की सप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो वहां से परचेज कर सकते हैं। ऐसे ही आप फॉरेन से इंपोर्ट कर सकते हैं गुड्स, बट गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये सारे कंडीशन है, ये सारे कंडीशन आपको फुलफिल करनी है, तभी नोटिफिकेशन नंबर 2 2019 के अंतर्गत आपको बेनिफिट मिलेगी। फिफ्थ कंडीशन है हु इज नाइदर ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉर ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होने चाहिए। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होती है वो एक बार मैं आपको बताता हूँ। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होती है कि जब वो कोई पर्सन बिजनेस पर्पस के लिए किसी दूसरे स्टेट में टेम्परेरी बेसिस पे जाता है बिजनेस करने के लिए, तो उसको एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड करानी होती है। इसमें जो रजिस्ट्रेशन होती है वो 90 डेज 90 दिन के लिए वैलिड होती है। गवर्नमेंट चाहे तो उसे 90 दिन और बढ़ा सकती है। मीन्स ये एक तरीके से टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होती है। इसमें रजिस्ट्रेशन लेने से पहले आपको एस्टिमेट किया जाता है कि आपकी जो टैक्स सप्लाई होने वाली है अप्रोक्स कितनी होनी है, उस पे कैलकुलेशन करके आपको पहले से ही टैक्स को डिटरमाइंड किया जाता है और एडवांस में गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है आपको, तभी आपको ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की रजिस्ट्रेशन मिलती है। फिर कहता है 6 पॉइंट हु इज नॉट इंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई थ्रू ए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स अंडर सोर्स अंडर सेक्शन 52। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नहीं होने चाहिए जो सेक्शन 52 में टीसीएस कलेक्ट करता है। सेवंथ कहता है हु इज ए नॉट इंगेज्ड इन ए मेकिंग सप्लाई ऑफ द गुड्स the description of which is specified in column 3 of the annexure below and falling under the tariff item। इसमें 3 कैटेगरी के गुड्स प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पान मसाला, टोबैको और आइसक्रीम बनाती है, तो वो इस नोटिफिकेशन में के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकती है, उसको रेगुलर स्कीम ही लेना होगा। नेक्स्ट आता है वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर। अगर आपका एक, जैसे आपको पता है कि पैन नंबर के बेस पे आपके पास एक ही पैन नंबर होती है, बट जीएसटी में रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होती है। तो अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन है दिल्ली में है, यूपी में है, ऐसे करके है, या हरियाणा में है, तो आपको जो 2019 स्कीम एडॉप्ट करनी है वो सारे स्टेट के लिए करना पड़ेगा अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि गुड़गांव के लिए, हरियाणा के लिए आपने ये 2019 का स्कीम एडॉप्ट किया, बाकी दिल्ली के लिए हम रेगुलर में कर सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको करनी है तो सारे स्टेट के लिए ही रजिस्ट्रेशन करानी होगी। और जब भी आप बाहर होंगे इस स्कीम से, मीन्स आपकी टर्नओवर 50 लाख से एक्सीड कर जाती है ड्यूरिंग द ईयर, या किसी तरीके से, या आप चाह रहे हैं कि स्कीम से बाहर आना, तो फिर आपको सारे स्टेट से ही बाहर आना होगा। मीन्स सारे स्टेट की रजिस्ट्रेशन आपके रेगुलर स्कीम के अंतर्गत की जाएगी। फिर कहता है द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई मेड बाय हिम नॉट शैल बी इंटाइटल्ड टू एनी क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स।
जो कि मैंने बताया आप जो भी परचेज करेंगे उस परचेज पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और जो आप सप्लाई करेंगे उस सप्लाई पे आप कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे, और जीएसटी आपको अपने पास से देना होगा, जो कि रेट जो है 6% है, 3% सीजीएसटी और 3% एसजीएसटी। फिर कहता है द रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू इंस्टेड ऑफ इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई। अगर आप रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको टैक्स इनवॉइस बिल रेस करनी होती है, जबकि आप अगर 2019 या कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप जो बिल इशू करेंगे कस्टमर्स को, वो बिल आप सप्लाई इशू करेंगे और प्रॉपरली उस पर मेंशन करेंगे कि आप टैक्सेबल पर्सन है पे, और एज पर नोटिफिकेशन नंबर 2019 के अंतर्गत। फिर कहता है 5 द रजिस्टर्ड पर्सन, हाँ यही चीज है, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेंशन द फॉलोइंग वर्ड एट टॉप ऑफ द बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर ही आपको लिखना होगा कि टैक्सेबल पर्सन पेइंग टैक्स इन द टर्म्स नोटिफिकेशन नंबर 2019 सेंट्रल टैक्स। ओके, ये चीज आपको बिल के ऊपर ही मेंशन करनी होगी। फिर 6 पॉइंट कहता है दिस रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग पे सेंट्रल टैक्स एट द रेट ऑफ 3% अंडर दिस नोटिफिकेशन। 3% ये हम जो रीड कर रहे हैं वो सीजीएसटी एक्ट है, तो ऐसे ही आपको 3% एसजीएसटी एक्ट में भी देना होगा, तो आपका टोटल जो टैक्स रेट है वो 6% आपको पे करनी होगी। ये जो आइसक्रीम्स हैं, अदर एडिबल ऑयल, पान मसाला या आप टोबैको प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें आप अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आप ये स्कीम को अवेल नहीं कर सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 2019। अब इसमें और ये दिस नोटिफिकेशन शैल कम इन फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल 2019। एक बार मैं कंक्लूज करता हूँ इसको समरी में। सबसे पहले आप नोटिफिकेशन नंबर 2019 में तभी आ सकते हैं जब आप कंपोजिशन स्कीम जो सेक्शन 10 में डिफाइंड है उसके अंतर्गत आप रजिस्ट्रेशन कराने के योग्य नहीं हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर देखा जाए खास करके ये स्कीम जो लाई गई सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए लाई गई, ये गुड्स सप्लाई करने वाला भी ले सकता है, लेकिन वही व्यक्ति जो, क्योंकि अगर वो गुड्स सप्लाई करता है तो कंपोजिशन स्कीम में फॉलो कर जाएगा, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम जो सेक्शन 10 कहती है वो कहती है कि आपकी टर्नओवर अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.50 करोड़ से एक्सीड ना की हो तो आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ही खास करके 2019 की बेनिफिट्स हैं, बट इसमें अगर आप गुड्स भी प्रोवाइड करते हैं या सर्विस और गुड्स दोनों देते हैं तो भी इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, लेकिन वही कंडीशन है कि आप कंपोजिशन स्कीम लेने योग्य नहीं है, तभी आप इस स्कीम में आ सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें आप जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट सेम वैसे ही है जैसे कंपोजिशन स्कीम का या रेगुलर टैक्स पेयर के लिए करते हैं, और जो रिटर्न्स जाती है कंपोजिशन स्कीम में सेम वैसे ही रिटर्न्स इसमें भी जाएंगे। आपको क्वार्टरली टैक्स पेमेंट करना होगा और ईयरली बेसिस पे जीएसटीआर 4 सबमिट करनी है अप्रैल मंथ में। फिर उसके बाद आपको जो 6% जीएसटी अमाउंट पे करनी है, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी, ये आप अपने पास से पे करेंगे, कस्टमर से आप कलेक्ट नहीं करेंगे, और जो आपने परचेज किया है उसका इनपुट क्रेडिट आप अवेल नहीं कर सकते हैं, और आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई मीन्स दिल्ली का डीलर यूपी में सेल नहीं कर सकता है, लेकिन अब वो चाहे तो यूपी से गुड्स की परचेज कर सकता है। इसी तरीके से गुड्स को वो इंपोर्ट कर सकता है बट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। ये थी कंपोजिशन स्कीम। इस वीडियो को यही क्लोज करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, और कंपोजिशन स्कीम के बारे में देखने के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो।